हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर हैं न्यू चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो दोस्तों मैं चैप्टर नंबर 2 तक आपको पहले ही करा चुका हूं। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सेकंड चैप्टर तक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जिससे आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, ये वादा है कि आपके बोर्ड में यानी कि क्लास 9th में आपके बहुत अच्छे मार्क आएंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से साइंस यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ, साथ साथ आपको मैथ की भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली हैं। तो दोस्तों साथ में बने रहें। तो चलिए आज पढ़ते हैं न्यू चैप्टर परमाणु एवं अणु। परमाणु क्या होता है दोस्तों, अणु क्या होता है, चलिए इस चैप्टर में हम अच्छे से समझने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों क्या होता है परमाणु, सबसे पहले मैंने आपके लिए ये यहाँ पे डेफिनेशन ही लिख के रखी है कि परमाणु दोस्तों क्या होता है। परमाणु मतलब एटम क्या चीज होती है। दोस्तों महर्षि कनाड के अनुसार यदि हम पदार्थ को अविभाजित करते जाएं, मतलब हम कोई भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं, छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, तो हमें उसके छोटे छोटे मतलब दोस्तों यहाँ पे एक पदार्थ लिया गया जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर तोड़ता जाता हूँ, विभाजित करता जाता हूँ, तो मुझे क्या है छोटे छोटे कण यहाँ पे प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों अंत में एक सीमा आती है जहां पर एक छोटे छोटे कण है, अब आपको इतने छोटा कण को तो आप पुनः से विभाजित नहीं कर सकते दोस्तों। तो अंत में एक सीमा आने वाली है जहां पर आपके कण पुनः विभाजित नहीं होंगे। इसी अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहने वाले हैं, एटम यानी कि परमाणु कहने वाले हैं दोस्तों। इसी अविभाज्य मतलब जो कण किसी से भी विभाजित ना हो, महर्षि यहाँ पे महर्षि कनाड के अनुसार जो कण किसी से भी विभाजित ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, एटम। सभी द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई परमाणु कहलाती है दोस्तों। कोई भी द्रव है तो उसकी जो संरचनात्मक इकाई है मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट जो भी है दोस्तों यहाँ पे वो क्या होने वाली है, परमाणु होती है, जो अंततः छोटी होती है। क्या होती है, इतनी छोटी होती है कि उसे आप फिर से विभाजित नहीं कर सकते। यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया गया है, परमाणु का आकार नैनोमीटर मतलब nm में नापा जाता है दोस्तों। ये इतनी छोटी होती है कि इसका आकार नैनोमीटर में नापा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी अच्छी चीजें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर लेके रखा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एटम होता है क्या है। दोस्तों एटम इस प्रकार का होता है दोस्तों, जहाँ पे बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे जो प्लस वाले हैं दोस्तों इसको क्या बोलेंगे अपन लोगों ने, प्रोटॉन बोला है, प्लस वालों को प्रोटॉन। और जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता दोस्तों, जो भी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन। जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, जिस पे प्लस चार्ज होता है उसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, और जिस पे माइनस चार्ज होता है दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। साथ साथ आप हमारे साथ साथ दोस्तों नोट भी करते रहिएगा, नोट्स भी बनाते रहिएगा, जैसे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स होंगे दोस्तों। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है और ये कॉम्पिटिशन लेवल में भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्पिटिशन में बनते हैं दोस्तों। हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। समझ में आया दोस्तों, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी के भी चक्कर नहीं लगाते दोस्तों, ये न्यूक्लियस में एक ही स्थान पे पाए जाते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, कक्षाओं में अपने अपने ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते रहते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का यहाँ पे स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया दोस्तों। ये क्या है, कार्बन का एटम है, जिसमें क्या हो, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी गया है 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। चलिए एटम में मैंने आपको एक और यहाँ पे लेके रखा है, जैसे इस प्रकार से होता है दोस्तों, वो है यहाँ पे बेसिक। यहाँ पे ये होता है एटम का सही स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, जो चारों ओर यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोस्तों, क्या है, न्यूक्लियस में है दोस्तों। कहाँ पे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी चक्कर नहीं लगाते, ये हमेशा न्यूक्लियस में बने रहते हैं। कौन सी बल से दोस्तों, नाभिकीय बल से, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स से यहाँ पे बने रहते हैं। ये कभी भी प्रोटॉन न्यूक्लियर्स चक्कर नहीं लगाते। चक्कर कौन लगाता है दोस्तों, ओनली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं दोस्तों, जी अपने अपने ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों। यहाँ पे नोट पॉइंट कुछ दिए गए हैं एटम के बारे में। एटम शब्द का मतलब अविभाज्य होता है दोस्तों। एटम शब्द का मतलब क्या होता है, अविभाज्य। इस शब्द का नामकरण डाल्टन ने किया था। इस शब्द का नामकरण किसने किया था दोस्तों, इस शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था, डाल्टन। डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों,
डाल्टन क्या है दोस्तों, एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसका सबसे पहले नामकरण किया था। अधिकतम तत्वों के परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों अधिकतम तत्वों के जो परमाणु पृथ्वी में क्या रहते हैं, मुक्त अवस्था में, फ्री घूमते रहते हैं, जो क्या होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं। अतः अधिकांश तत्वों के परमाणु प्रकृति में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, और अतः कुछ जो अधिकांश तत्वों के जो परमाणु है प्रकृति में क्या है दोस्तों, यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं। दोस्तों यौगिक क्या होता है, ये हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, यौगिक क्या चीज होता है। और चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में मैंने डिटेल्स जानकारी भी दी है कि यौगिक क्या होते हैं। दोस्तों चलिए, और यहाँ पर तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। परमाणुओं का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि इन्हें नग्न आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। दोस्तों इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये एनएम में नापे जाते हैं, नैनोमीटर में नापे जाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, इसलिए हम इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु क्या होते हैं दोस्तों, गोलाकार होते हैं। अतः परमाणुओं का आकार उसकी रेडियस मतलब त्रिज्या, उसकी त्रिज्या के आधार पर तय की जाती है। परमाणु का जो आकार है दोस्तों, उसकी त्रिज्या के आधार पर क्या किया जाता है, तय किया जाता है। परमाणु की त्रिज्या हमेशा नैनोमीटर में मापी जाती है, एनएम में मापी जाती है। यहाँ पे 1 मीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻9 nm। ये है कि 1 मीटर बराबर क्या हो गया, 10⁻9 nm होता है। दोस्तों अगर किसी एटम को अगर आप मीटर में नापेंगे तो दोस्तों उसकी वैल्यू आएगी 10⁻9 नैनोमीटर। चलिए इसके बारे में और भी अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। किसी भी परमाणु में, चाहे वो किसी का परमाणु क्यों ना हो, सभी में 3 अपरमाणु मतलब सब एटॉमिक कण पाए जाते हैं। दोस्तों वो किसी का भी परमाणु क्यों ना हो, उसमें सब एटॉमिक कण पाए जाते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों, यह धन आवेशित कण होते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, यह कौन से कण होते हैं, धन आवेशित, जो परमाणु के नाभिक में रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। दोस्तों यह क्या करते हैं, जो भी तत्व है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, दर्शाते हैं, यानी कि बताते हैं। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। अगर परमाणु में अगर प्रोटॉनों की संख्या थोड़ी घटी या बढ़ी तो उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दोस्तों वो भी बदल जाएंगी। इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। यह क्या होता है दोस्तों, ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, ऋण आवेशित कण है, जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं का मतलब होता है दोस्तों ऑर्बिट में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों ये है एटम, जिसके चारों ओर दोस्तों ये क्या होती है, यहाँ पे ऑर्बिट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। अगले समझ लेते हैं अगली डेफिनेशन के बारे में। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेशित कण होता है। दोस्तों ये क्या होता है, न्यूट्रल। यह दोस्तों न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। दोस्तों क्या नहीं होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, क्योंकि यह न्यूट्रल होता है। ये चित्र में, ये पिक्चर में आपको पहले ही दिखा चुका हूं। ये हो गए प्लस वालों को अपन लोग क्या बोलेंगे, प्रोटॉन, और माइनस वालों को क्या बोलेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। ये दोस्तों हमने कार्बन एटम का एक चित्र लेकर रखा है। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु क्या होते हैं। एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक अभिक्रिया से एक दूसरे से बंधे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, अणु कहते हैं। जैसे कि O2। अब दोस्तों O और O यहाँ पे क्या है, ये एक एटम है, और ये क्या है दोस्तों, एक एटम है। जब हम एटम को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, कंबाइन करते हैं, यानी कि बांधे, तो वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है दोस्तों, अणु बन जाता है। देखिए दोस्तों इस डेफिनेशन से यहाँ पे क्लियर होता है कि भिन्न भिन्न यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक अभिक्रिया से एक दूसरे से क्या होते हैं दोस्तों, बंधे होते हैं, यानी कि इनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ दे आपस में, तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे कि दोस्तों H2 इसका एग्जाम्पल हो गया। H एक एटम है दोस्तों, एक एटम है, इसको जब हम जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु हो जाता है। अब अणु के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अणुओं की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या के आधार पर अणुओं को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे कि होते दोस्तों एक परमाणु अणु, एक ही परमाणुओं से बनने वाले अणुओं को एक परमाणुक अणु कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों आर्गन, आर क्या है दोस्तों, सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर बना है, इसमें परमाणुओं की संख्या दोस्तों एक है। जैसे कि हीलियम, जैसे कि कार्बन, ये क्या है दोस्तों, एक परमाणुक अणु होते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक ही परमाणु से मिलकर बने हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एक परमाणुक अणु। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लेके रखा है दोस्तों, आपके अच्छे से समझने के लिए, मॉलिक्यूल्स को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लेकर रखा है, एक पिक्चर।
देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके वाटर को लेके रखा है, वाटर, मैं रुकना थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। दोस्तों यहाँ पे क्या है, वाटर H2O। अब देखना दोस्तों यहाँ पे O को मैंने एक लेके रखा है और इसके दोनों तरफ क्या है दोस्तों, यहाँ पे बॉन्ड है HH। तो ये दोस्तों H2O क्या है दोस्तों, एक क्या है मॉलिक्यूल्स। H2O क्या है दोस्तों, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे जो O है दोस्तों एक एटम है और जो H भी एक एटम है और दोस्तों A भी क्या है, एक एटम है। अब जब हम तीनों को दोस्तों आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, H2O, और H2O क्या हो जाता है दोस्तों, मॉलिक्यूल्स। इसी प्रकार से अमोनिया का एग्जाम्पल, मीथेन का एग्जाम्पल और दोस्तों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल है। किसी क्या है, एक एटम है और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड से O को जोड़ दिया और इस डबल बॉन्ड से O को जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाता है, CO2, यानी कि ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। तो साझा करते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे आपकी ही पसंद का कंटेंट मिलने वाला है दोस्तों। आप जैसा चाहेंगे वैसा हमसे पढ़ सकते हैं। आपके लिए आगे की क्लासों में एनिमेशन वाली वीडियो भी यहाँ पे आने वाली है। कुछ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस चीज के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे एनिमेशन वीडियो आपको डालें, जिससे आपको सिर्फ वीडियो देखने में ही आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ वीडियो देखने में ही आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इस पर बहुत ज्यादा वर्क करने वाला हूँ, एनिमेशन बना के आपको यहाँ पे डालने वाला हूँ दोस्तों। साथ में बने रहिएगा, आपके सपोर्ट का यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। तो अगर आप अपना सपोर्ट देंगे तो दोस्तों आगे वाले वीडियो में आपको एनिमेशन वाली वीडियो भी देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अब पढ़ लेते हैं द्विपरमाणिक अणु क्या होते हैं। एक ही तत्व के दो परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु को क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विपरमाणिक अणु बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन O2 हो गया और क्लोरीन Cl2 हो गया। इसमें क्या है दोस्तों, एक ही तत्व के दो परमाणु हैं, Cl एक परमाणु हो गया दोस्तों, Cl एक परमाणु हो गया। जब इनको अपन आपस में मिलाएंगे तो Cl2 हो गया। तो एक ही परमाणु से मिलने वाले अणु को द्विपरमाणिक अणु बोलते हैं। अब 3 में दोस्तों क्या होगा, 3 होंगे दोस्तों O3। ये क्या है, ओजोन, जो आपके एटमॉस्फेयर पे एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन परत, जिस आपको ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। उसका फॉर्मूला होता है O3। दोस्तों इसमें 3 एटम मिलकर बने, ऑक्सीजन के 3 एटम क्या है दोस्तों, आपस में मिलकर बने हैं, इसलिए इसको बोल दिया है O3। बहुपरमाणिक अणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलने वाले अणु को क्या बोलते हैं, हम बहुपरमाणिक अणु बोलते हैं। जैसे कि O3 हो गया, P4 हो गया, ये क्या है दोस्तों, बहुपरमाणिक अणु है। यौगिक क्या होते हैं दोस्तों, देखिए आपको एक डेफिनेशन भी आगे मैंने पहले बताया था आपको कि आगे पढ़ने वाला है आपको यौगिक। कंपोनेंट क्या होते हैं, अणु जो एक से मिलकर बने होते हैं, एक से अधिक से मिलकर बने होते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट हो गए, अणु जो एक से अधिक से मिलकर यहाँ पे बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि H2O। अब H2O में दोस्तों यहाँ पर H एक है, O एक है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लगे हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, कंपाउंड। दोस्तों क्या हो गया, यौगिक यानी कि कंपाउंड हो गया। तो ये क्या है, H2O। क्यों में दोस्तों इसमें एक से अधिक यहाँ पे अणु आपस में मिलकर बने हैं, तो इसको क्या बोल देंगे हम, यौगिक यानी कि कंपाउंड बोल देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड में दोस्तों हम आ गए हैं कुछ रासायनिक संयोग के नियम। लवाजे, प्राउड्स और जॉन डाल्टन तथा कुछ अन्य साइंटिस्ट द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप पदार्थ के संगठन और रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में कुछ नियमों का क्या किया, इन्होंने प्रतिपादन हुआ। कुछ नियमों का यहाँ पे प्रतिपादन किया गया। तो वो कौन कौन से नियम थे दोस्तों, अच्छे से समझ लेते कि कौन कौन से नियम इन्होंने दिए थे। तो तत्वों के संयोग से यौगिक के बनने की प्रोसेस कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 नियम दिए गए हैं। चलिए पहला नियम यहाँ पर दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, इस नियम का प्रतिपादन 1774 में लवाजे ने किया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही तो क्या होता है दोस्तों, सृजन होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, अपरिवर्तित रहता है। कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ का यहाँ पे कुल द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, अपरिवर्तित, मतलब उसका कोई द्रव्यमान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी का मतलब होता है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि दोस्तों द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, संरक्षण रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है समझने के लिए, आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे आपने क्या किया है, 2 ग्राम यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, H2 को लेकर रखा है और 16 ग्राम आपने यहाँ पे O2 को लेकर रखा है। जब आप इसमें इसकी रिएक्शन कराएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे 18 ग्राम H2O मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यहाँ पे रूल्स लग रहा है द्रव्यमान संरक्षण, कि आपका द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप इन दोनों को मिला के बनाएंगे तो यहाँ पे ना घटेगा ना बढ़ेगा, आपको यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन का रूल्स लगेगा और आपका द्रव्यमान क्या रहेगा दोस्तों, सुरक्षित रहेगा।
संरक्षण रहेगा, ना वहां पे कोई चीज कमी होगी ना कोई चीज बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये हो जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोस्तों चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या चीज है। जैसे दोस्तों आपने यहाँ पे मीथेन लेके रखा है CH4, यहाँ पर दो आपने लेके रहे, दो एटम क्या लिखे, ऑक्सीजन के यहाँ पे ले, तो आपने यहाँ पे 16 ग्राम लेके रखा है मीथेन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब दो यहाँ पे लगे हैं तो आप दो का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 16 और 32 तो हो जाएंगे कितने दोस्तों, 80 ग्राम। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है दोस्तों यहाँ पे 44 ग्राम और 2 × 18 जब गुणा करेंगे तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, 80 ग्राम। दोस्तों जब आप इन दोनों की मीथेन प्लस ऑक्सीजन की यहाँ पर आप क्या करा देते थे, रिएक्शन, तो आपको CO2 प्लस H2O यहाँ पे मिलने वाली है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप जितने ग्राम आप यहाँ पे लेने वाले हैं उतना ही ग्राम आपको यहाँ पे अभी मिलेगा। तो यहाँ पे लग जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या लग जाता है, कौन सा रूल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आशा करते हैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन अच्छे से समझ में आ गया हो। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि आपका मास है, जो द्रव्यमान है क्या रहेगा, कंजर्वेशन रहेगा। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। अगला नियम है दोस्तों निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोस्तों ये निश्चित अनुपात का नियम, इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। दोस्तों इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, प्राउस्ट। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व क्या होते हैं, सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। कि जो तत्व है दोस्तों क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात, निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में क्या रहते हैं, विद्यमान होते हैं। इसे अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कोई यौगिक चाहे किसी भी प्रांत, देश, महादेश, यहाँ पे क्या होने वाला है, देश, महादेश अथवा किसी भी भाग का क्यों ना हो, यौगिकों इन तत्वों का अनुपात स्थित होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया जाए या किसी ने भी इसे बनाया हो। उदाहरण के लिए हमने पृथ्वी से जल का नमूना लिया और देखा कि इसमें हाइड्रोजन 1:8 के अनुपात में यहाँ पर होता है। यदि हम चांद पर मिले जल के नमूने भी देखेंगे तो दोस्तों वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:8 यहाँ पे 8 ही आएगा। तो ये होता है निश्चित अनुपात का नियम कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, इनका अनुपात हमेशा निश्चित ही रहेगा, इनका रेशियो हमेशा निश्चित ही होने वाला। इसलिए इसका नाम है निश्चित अनुपात का नियम कि इनका द्रव्यमान क्या रहेगा दोस्तों, हमेशा निश्चित अनुपात में ही रहेगा, ये कभी चेंज होने वाली नहीं है। इसलिए इसे बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे डायग्राम से मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन। दोस्तों यहाँ पे इसको डिफाइंड प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं। दोस्तों इसका दूसरा नाम है, यहाँ पे आपने क्या रखे, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन के 2 एटम लेके रखे हैं और 1 एटम लेके रखा है आपने किसका, ऑक्सीजन का। दोस्तों यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ वाटर H2O बन गई है, जिसमें आपके जो 2 एटम क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन के हैं। किसके हैं, हाइड्रोजन के। और यहाँ पे 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, निश्चित अनुपात का नियम कि उसका द्रव्यमान हमेशा क्या होगा दोस्तों, निश्चित रहेगा, कभी भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। चाहे आप वर्ल्ड में या चांद पर ही क्यों ना चले जाएं, आपका यहाँ पे द्रव्यमान निश्चित ही रहने वाला है। यहाँ पे मास क्या होगा दोस्तों, निश्चित ही रहने वाला, कभी चेंज नहीं। तो ये है आपके पास, यहाँ पे ये है न्यूक्लियस दोस्तों, ये है न्यूक्लियस और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये है एनिमेशन वीडियो, जिसको मैं आपको एनिमेशन करके दिखा देता हूँ। यही है और आपका गिफ्ट यही है मेरी तरफ से। देखिए दोस्तों अब मैं आपके लिए एनिमेशन भी लेकर आऊँगा जिससे आपको और अच्छे से फील आ जाए। दोस्तों ये आप जो दिख रहे हैं बड़ी बॉल, ये है न्यूक्लियस और इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये चक्कर ऊपर लगा रहा है, इसको बोलते हैं लोग इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों चलिए आशा करते हैं आप लोगों को यह जो एनिमेशन है पसंद आया होगा। दोस्तों इस लेक्चर में आपको एनिमेशन के साथ साथ ही कंप्लीट कराने वाला हूँ और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे उसमें भी मैं एनिमेशन को इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आपको साइंस में बहुत अच्छे से फील आता रहे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस लेक्चर की साइड। और लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज क्या थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स होने वाला है चैप्टर क्लास 9 के हिसाब से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको तो आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा क्लास 9 में, क्योंकि ये इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था और इसकी क्या क्या कमियां थी। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों इसकी तरफ। जॉन डाल्टन ने यहाँ पे 1808 में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से विख्यात अपना सिद्धांत दिया। डाल्टन परमाणु
के अनुसार, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, परमाणु यानी कि एटम्स कहते हैं। डाल्टन के अनुसार दोस्तों द्रव बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स यानी कि परमाणु कहते हैं। इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट भी। आधुनिक अनुसंधानों ने विश्वसनीय रूप से सिद्ध किया है कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है दोस्तों। इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो और रहते हैं। तो परमाणु कैसे दोस्तों, एटम कैसे अविभाज्य कण हो गया है, कितना छोटा कण है, इससे भी छोटे कण इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जिसको अपन लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल देते हैं। तो यहीं पर जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है दोस्तों रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इससे भी छोटा कण है, एटम से भी छोटा कण होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है दोस्तों। अविभाज्य कण है दोस्तों, सबसे छोटे अविभाज्य कण होते हैं। इससे भी छोटे कण होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। तो आशा करते हैं आप लोगों को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और दोस्तों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं भी थी। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। इनका मतलब था जितने भी यहाँ पे द्रव्य हैं वो सारे के सारे एटम से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। इनका मतलब है दोस्तों, ना तो इन्हें बनाया जा सकता है और ना ही इन्हें मिटाया जा सकता है। परमाणु इतने सूक्ष्मतम कण होते हैं दोस्तों, इनका मतलब है अविभाज्य कण होते हैं, जो कि विभाज्य नहीं होते, उसको बोलते हैं अविभाज्य। ना कि इन्हें बनाया जा सकता है और ना ही इन्हें क्या किया जा सकता है, विनाश मतलब इन्हें नष्ट किया जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों तीसरा, यहाँ पे दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इनका मतलब है दिए गए तत्व, कोई भी एक तत्व है जैसे कि Na हो गया दोस्तों, एक तत्व है, इसका जो द्रव्यमान होगा एवं जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होंगी दोस्तों, समान होगी। इनका कहने का मतलब था। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों भिन्न भिन्न तत्व हैं, जैसे कि कोई Na हो गया, Cl हो गया, NaCl हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न तत्वों के जितने भी द्रव्यमान होंगे उनके रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी दोस्तों, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा था इन लोगों ने दोस्तों, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। दोस्तों इसका मतलब है यौगिक का मतलब जैसे Na हो गया, Cl हो गया, ये छोटी छोटी इकाइयों को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, संयोग करते हैं, प्लस कर देते, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यौगिक NaCl बन जाता है। इनके कहने का मतलब ये था दोस्तों। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। इनका कहने का मतलब था कोई भी एक यौगिक है दोस्तों, तो परमाणु की उसकी सापेक्ष संख्या, उसकी जो संख्या होगी और उनका जो प्रकार होगा दोस्तों वो क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे कि NaCl हो गया, तो इसमें परमाणुओं की जो भी संख्या वो क्या होगी दोस्तों, सापेक्ष संख्या होगी, और इनके जो भी प्रकार होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, निश्चित होंगे। आशा करते हैं आप लोगों को डाल्टन की जो भी अवधारणाएं थी बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है आपको सिर्फ ओनली समझते जाना है। अगला टॉपिक है दोस्तों, तत्वों के नाम और उनका प्रतीक चिन्ह, द नेम ऑफ एलिमेंट एंड इट्स सिंबल। हाइड्रोजन का दोस्तों सिंबल होता है H। अगर हाइड्रोजन का आपने सिंबल यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है हाइड्रोजन, अगर आपने ऐसा लिख दिया दोस्तों तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसे बोरोन का दोस्तों क्या होता है B, कार्बन का यहाँ पे C होता है, नाइट्रोजन का N दोस्तों, नाइट्रोजन का यहाँ पे ऐसा N लिखा होता है, बोरोन का ऐसा B लिखा होता है। ऑक्सीजन का O हो गया दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फ्लोराइड फ्लोरीन का दोस्तों F होता है। फास्फोरस को यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, P होता है। तो दोस्तों जैसे कि Cl हो गया दोस्तों, यहाँ पे जो पहला अक्षर होता है दोस्तों कैपिटल होता है, और इसके बाद जितने भी अक्षर आते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, स्मॉल होते हैं। अगर आपने ऐसा लिख दिया Cl तो दोस्तों ये हो जाएगा रॉन्ग। तो इसके जो प्रतीक चिन्ह होंगे दोस्तों उसको बहुत अच्छे से लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्लास 9th में तो आपको बेसिक्स नॉलेज यहाँ पे दी जाती है। ये क्या हो जाता है, क्लोरीन। ऐसे ही आपको बेसिक नॉलेज है दोस्तों। यहाँ पे 118 एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आपके कितने हैं दोस्तों, 118 एलिमेंट है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। मैं इसकी ट्रिक्स भी बता दूंगा याद करने की, क्या है ट्रिक, जो कि अगले चैप्टर में बता दूंगा मैं ट्रिक्स क्या है इसको याद करने की। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, और आपको मैं वादा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से पूरे के पूरे एलिमेंट यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक और एनिमेशन लाया था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जिससे आपको भी पीरियोडिक टेबल में फील आ जाए दोस्तों। तो देखिए इस एनिमेशन क्यों दोस्तों, देखिए ये एनिमेशन है। मैं ऐसे ही आपको एनिमेशन के साथ पढ़ाने आया हूँ दोस्तों। तो मेरे
चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ऐसे ही एनिमेशन के साथ यहाँ पे पढ़ा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया है आपका, यहाँ पे ये दिख रहा है दोस्तों हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र रहेंगे। इसको मैं याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा दोस्तों। आप इसको ऐसे में कभी याद नहीं कीजिएगा, वरना आप भूलते ही रहेंगे दोस्तों हमेशा। ये यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे होता है एस ब्लॉक। ये दो तत्व एस ब्लॉक है दोस्तों। ये है पी ब्लॉक, ये है यहाँ पे दोस्तों डी ब्लॉक, और ये है दोस्तों एफ ब्लॉक्स। ये क्या होते हैं दोस्तों, एफ ब्लॉक्स होते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से देखिए इस एनिमेशन को, और इसका थोड़ा सा आप मजा भी लीजिए, लुत्फ उठाइए कि एनिमेशन के साथ आपका पढ़ाने में कितना अच्छे से समझ में आता है। दोस्तों मैं इस पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने की बहुत अच्छे से ट्रिक बता दूंगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 56 होता है। 56 के बाद यहाँ से 57 स्टार्ट हो जाता है, जो कि 71 तक चलता है दोस्तों। यहाँ पे इसको एंथेनाइट और लेंथेनाइट, यहाँ पे ये क्या होते हैं, एंथेनाइट और लेंथेनाइट यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, ये एफ ब्लॉक्स के एलिमेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनको एक अलग दर्शाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे की साइड। दोस्तों ये है पूरी आपकी पीरियोडिक टेबल्स। पीरियोडिक टेबल्स में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम दोस्तों यहाँ पे हैं। देखिए दोस्तों, ये वेलिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्टांसनियम है दोस्तों। यहाँ पे ये सारी की सारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है, जिसको आपको क्या करना है, एक कॉपी पर नोट कर लेना है और ऐसे ही इसको लिख लेना है। आगे इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाले चैप्टर में, तो वेट करते हैं जब तक, और फिर इसके बाद इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज लेंगे तभी। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं एक न्यू टॉपिक, जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं दोस्तों, एटॉमिक मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एटॉमिक मास। किसी परमाणु के द्रव्यमान को उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी एक एटम है दोस्तों, उसमें जो भी द्रव्यमान प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक मास बोलेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने की इकाई, कोई भी दोस्तों एक वस्तु है जिसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बनाना लिए, तो हम उसको, उसका जो द्रव्यमान होगा उसके हिसाब से हम बोलेंगे 1 किलो बनाना दे दो, मतलब 1 kg। जो kg लगा दोस्तों, उसके नापने की इकाई है, मैंने लिख के रखी है। जैसे ग्राम हो गया दोस्तों, मिलीग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया। ये क्या है दोस्तों, किसी वस्तु के नापने की इकाइयाँ हैं दोस्तों। बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं यहाँ पे वस्तु को नापने की। बेसिकली मैंने यहाँ पे यही लेके रखी हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैंने समझाने के लिए आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे डोनोट करके रखा है कि एटॉमिक मास क्या होता है दोस्तों। देखिए आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कार्बन का एटम लेके रखा है दोस्तों। ये कार्बन एटम, जिसमें ये बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इसमें जो रेड रेड दिख रहा है दोस्तों, न्यूट्रॉन है, और जो ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो प्रोटॉन है, और जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों यहाँ पे एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है, मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि एटॉमिक मास क्या चीज़ है। जब दोस्तों हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या करते दोस्तों, ऐड करते, तो वो बन जाता एटॉमिक मास। कि दोस्तों कोई भी एटम है, उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, उन दोनों को हम, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इनको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 12 बन जाएगा। यही कहलाता है उसका एटॉमिक मास। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। कुछ नहीं है दोस्तों, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को जोड़ दो तो वो बन जाएगा एटॉमिक मास। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे अगली स्लाइड में दिया गया है, किसी परमाणु के द्रव्यमान को मापने की इकाई AMU, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान इकाई हिंदी में बोलते हैं इसे। किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को मापने की इकाई है दोस्तों AMU। पहले AMU लिखा जाता था दोस्तों, AMU, इसको म्यू बोलते हैं दोस्तों अब, लेकिन आजकल AMU को सिर्फ म्यू लिखा जाता है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये प्रदर्शित करता है उसका यूनिफाइड मास। उसके पास कितना मास प्रेजेंट है, इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। एक म्यू बराबर कितना होता है दोस्तों, तो कार्बन के 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को 1 म्यू कहा जाता है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल्स अगले चैप्टर में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अभी फिलहाल में आप ओनली याद करके रखिएगा। इसके बारे में अगले चैप्टर में फुल डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कार्बन के 12 समस्थानिक के। जैसे दोस्तों मैं भी फिर भी आपको एक समझा देता हूँ। माना एक एटम है X, उसके 12वें भाग से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, तो वो क्या निकल के आएगा, 1 म्यू के बराबर हो जाएगा, 1 म्यू के बराबर होगा। उसकी जितनी भी वैल्यू आएगी वो 1 म्यू के बराबर हो गई। यही लिखा है दोस्तों 1 म्यू कितना होता है। जैसे कोई कार्बन, जैसे कार्बन होता है 6-16 यहाँ पर, जैसे कि कार्बन होता है 6-12 यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पर जो 6-12 है, तो
कि 12 में समस्थानिक के एक परमाणु, कोई भी एक एटम लेके रखा है, माना एक एटम 12 है, तो उसके जो द्रव्यमान है ना 1/12 में भाग से यहाँ पे क्या कर देंगे हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आएगा दोस्तों, जितनी वैल्यू आएगी वो 1 म्यू के बराबर होगी। यही होता है दोस्तों एक म्यू बराबर कितना होता है। अभी फिलहाल में आप इसकी डेफिनेशन को याद करके रखिएगा, इसके बारे में डिटेल्स अगले चैप्टर में इसको अच्छे से बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। अभी मैंने फिलहाल में आप मास नंबर में अगली वीडियो में शायद कवर करने की कोशिश करूंगा, या फिर उसकी अगली वीडियो में बस 2 वीडियो और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कार्बन लेकर रखा है जो कि क्या होता है 6 12 6 होता है दोस्तों। यहाँ पे ये उल्टा लिखा है, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, तो 6 12 यहाँ पे होता है। ये क्या होता है इसका केमिकल सिंबल्स दोस्तों। यहाँ पे जो ऊपर है सर, ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों एटॉमिक नंबर, जो ऊपर वाला है यहाँ पे 6 12 ये है दोस्तों एटॉमिक नंबर, और जो नीचे 6 लिखा है वो क्या है दोस्तों मास नंबर, उसका मास नंबर। इसके बारे में डिटेल दोस्तों अगली वीडियो में है। और जो कि ये कार्बन दिख रहा है वो क्या है दोस्तों केमिकल सिंबल है इसके बताने का। यहाँ पे दोस्तों 1 म्यू बराबर हो गया कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको कि कोई परमाणु X है उसको जब हम 12 से भाग दे देंगे तो वो क्या होगा 1 म्यू के बराबर होगा। यही वो डेफिनेशन बताना चाहता है। कुछ तत्वों के यहाँ में परमाणु द्रव्यमान मैंने लेके रखे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन का 12, जैसे कार्बन है तो 6 12 ये होता है दोस्तों एटॉमिक मास। इसका क्या दोस्तों ये एटॉमिक मास। नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 होता है, और कैल्शियम का यहाँ पे कितना होता है 40 होता है। ये कुछ तत्वों के यहाँ में परमाणु द्रव्यमान है दोस्तों। 118 तत्व हैं तो 118 तत्वों के भी परमाणु द्रव्यमान है। मैं को भी आपको बता दूंगा कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाले जाते हैं। ये सब अगले चैप्टर में दोस्तों। इस चैप्टर में ओनली आपको बेसिक्स नॉलेज दी जाती है परमाणु और अणु की, लेकिन अगले चैप्टर में जब अपन लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें बहुत डिटेल्स में है कैसे परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट किया जाता है, कैसे मास द्रव्यमान कैलकुलेट किया जाता है, सब उसी चैप्टर में बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ लेते हैं आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या कमी हो तो वह परमाणु विद्युत आवेश युक्त हो जाता है। ऐसे विद्युत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भी एक परमाणु एटम है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक परमाणु या एटम है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अगर उनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि कमी, अधिकता बोलते हैं दोस्तों जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, और कमी बोलते हैं जैसे कि दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो अधिकता या कमी हो जाएगी दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा आवेश युक्त हो जाएगा। आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आयन। आयन में यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, जैसे कोई भी एक परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं धनायन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे Na। दोस्तों Na क्या होता है, Na में जब अपन लोग इसके Na के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है Na+। जी Na+ है दोस्तों, ये किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे प्लस आयन आ गया है तो इसको क्या बोलते हैं धनायन। क्या बोलते हैं दोस्तों धनायन। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम हमेशा दोस्तों Mg+2 बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है दोस्तों यहाँ पे अपने कक्षा से बाहर निकाल देता है, तो ये क्या बनाता है Mg+2। ये किसका एग्जाम्पल है धनायन का। अब दोस्तों ऋणायन क्या चीज़ होते हैं, जब किसी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए उसे हम ऋणायन बोलते हैं। मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि ऋणायन क्या होता है। दोस्तों ऋणायन क्या चीज़ है, ऋणायन जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए दोस्तों अधिकता हो जाए, जैसे कि एग्जाम्पल है दोस्तों Cl दोस्तों जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो बनाता है Cl-। दोस्तों जो Cl- बना दिया है इसने, जो क्या है ऋणायन को दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई अधिकता हो गई, कहीं से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में दोस्तों आ चुका है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है ऋणायन को। और धनायन को इंग्लिश में दोस्तों कैटायन बोलते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है कैटायंस। और दोस्तों ऋणायन को इंग्लिश में बोलते हैं एनायंस। आशा करते हैं आपको आयन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि ऋणायन क्या चीज है, धनायन क्या चीज है। दोस्तों आज की वीडियो में कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3। चलिए लेक्चर नंबर 3 में कुछ अच्छे से टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है, तो इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला टॉपिक है संयोजकता। वैलेंसी क्या चीज है, सहयोग करने की क्षमता को हम लोग संयोजकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी परमाणु में सहयोग करने की क्षमता को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। संयोजकता धनात्मक तथा आयन मतलब ऋणात्मक दोनों हो सकते। संयोजकता धनात्मक भी हो सकते हैं और संयोजकता ऋणात्मक भी
हो सकती है। दोस्तों इसकी सरल डेफिनेशन संयोजकता की ये भी हो सकती है किसी एलिमेंट के द्वारा त्यागे गए, रिलीज किए गए, किसी एलिमेंट के द्वारा रिलीज किए गए या फिर उसको ग्रहण किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उसकी संयोजकता कहते हैं। मतलब किसी तत्व के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागे गए या फिर किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है तो उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता क्या लेते हैं, कहते हैं मतलब कि उसकी बैलेंस। सोडियम की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है। पोटेशियम की संयोजकता दोस्तों +1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता Cl होता है। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है। तो दोस्तों संयोजकता भी यहाँ पे 2 प्रकार की होती हैं। कुछ होती हैं वेरिएबल संयोजकता मतलब वेरिएबल वैलेंसी, और कुछ होते हैं अवेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी वे होती है जैसे कि कोई भी एलिमेंट है दोस्तों, जैसे कि Fe लिया मैंने, Fe की ये कभी कभी +2 वैलेंसी दर्शाता है, कभी कभी +3 वैलेंसी दर्शाता है। दोस्तों वैसे ज़्यादातर ये +2 की वैलेंसी ही दर्शाता है, लेकिन कभी कभी जैसे Fe2SO4 का होल 3 ये बनाता है दोस्तों, ये 3 वैलेंसी दर्शाने लगता है। तो ये वेरिएबल वैलेंसी हो गई कि मतलब कोई भी एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो कर रहा है उसे हम वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं, और इनवेरिएबल वैलेंसी जो सिर्फ एक ही वैलेंसी को शो करता है उसे हम बोलते हैं इनवेरिएबल वैलेंसी, मतलब उसकी वैलेंसी चेंज नहीं हो सकती। तो दोस्तों संयोजकता को दर्शाने के लिए मैंने आपके लिए एक यहाँ पे एक PNG लेके रखा है, मतलब एक चित्र लेके रखा है एटम का। दोस्तों संयोजकता बनाने का मेन कारण होता है उनके इलेक्ट्रॉन। इसमें जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इन्हीं से दोस्तों वैलेंसी बनती है। इलेक्ट्रॉन या तो अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक्सेप्ट करेंगे अपने एटम के अंदर या फिर इन्हें रिलीज करेंगे। मतलब या तो इन्हें हम करेंगे मतलब इसको ग्रहण करेंगे या फिर इसको रिलीज कर देंगे, मतलब या फिर इसको अपने ऑर्बिट से बाहर निकाल देंगे। तो यही शो करता है दोस्तों वैलेंसी। जितने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो उसकी वैलेंसी हो जाती है, और जितने वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो उसकी वैलेंसी होती है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर आता है माइनस चार्ज, जो रिलीज करता है दोस्तों उस पर आ जाता है प्लस चार्ज। तो यही होती है इनकी वैलेंसी। और बीच में आपको पता होगा ये न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, और ये न्यूक्लियस 4 से बने होते हैं। दोस्तों प्रोटॉन और न्यूक्लियस कभी भी न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। आशा करते हैं आपको वैलेंसी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों कुछ याद नहीं रखना है, वैलेंसी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो भी क्षमता है उसको ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वैलेंसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों अगला यहाँ पे है संयोजकता की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है संयोजकता की गणना। संयोजकता, अगर हम हाइड्रोजन की संयोजकता की बात करें तो दोस्तों हाइड्रोजन हमेशा +1 के रूप में पाया जाता है। दोस्तों इसकी जो वैलेंसी होती है +1 होती है। यौगिक में बाईं तरफ वाले परमाणुओं की संयोजकता हमेशा प्लस होती है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। ये क्या है दोस्तों, कैटायन है, और माइनस को बोलते हैं एनायन। ये लिखा भी दोस्तों यहाँ पे एनायन होते हैं माइनस वाले। तो दोस्तों ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा दोस्तों उसमें क्या बोलेंगे, माइनस। तो ये होते हैं दोस्तों एनायंस। मतलब यौगिक में दाईं तरफ वाले परमाणुओं की संयोजकता ज्यादातर क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है, और बाईं तरफ पाए जाने वाले परमाणुओं की जो संख्या है दोस्तों वो क्या है, धनात्मक। विद्युत रूप से उदासीन होता है। कोई भी यौगिक है दोस्तों विद्युत रूप से क्या होता है, न्यूट्रल। क्या दोस्तों, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब होता है दोस्तों उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अर्थात यौगिक में वर्तमान परमाणुओं में आवेश का योग हमेशा शून्य होगा। उसमें जो भी आवेश निहित होंगे दोस्तों, जो भी आवेश प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, शून्य। क्या होंगे दोस्तों, 0% होंगे उसके अंदर। चलिए बढ़ते, आशा करते हैं आपको संयोजकता की गणना अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं केमिकल फार्मूलाज बनाना क्या होते हैं केमिकल फार्मूला। दोस्तों केमिकल फार्मूला को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको वैलेंसी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वैलेंसी के ऊपर आपको कमांड होने चाहिए, तभी आप फार्मूला बना सकते हैं, वरना आप फार्मूला में कुछ भी नहीं सीख सकते। दोस्तों ये आपके लिए है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बनाना बता देता हूँ कि फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं वैलेंसी के बाद। दोस्तों जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेके रखा है, तो एक एग्जाम्पल लेके रखा है जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र दोस्तों क्या होता है, जैसे कि इसका सूत्र होता है HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दोस्तों। हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है जो, मतलब हाइड्रोजन और क्लोराइड का सूत्र बनाना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड का सूत्र जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन मतलब दोस्तों एक लेके रखा है और Cl एक। अब दोस्तों आपको पता है Cl क्या बनाता है, माइनस चार्ज। तो मतलब इसके ऊपर बैलेंसी कितनी होता है, आपका हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर कितनी बैलेंसी होती है, एक। क्लोरीन के ऊपर एक बैलेंसी हो गई दोस्तों, हाइड्रोजन के ऊपर एक बैलेंसी हो गई। अब इसको करेंगे अपन लोग क्रॉस करेंगे दोस्तों। जब इस पे क्रॉस लगाएंगे तो हम जानते हैं कि H एक है, तो दोस्तों एक की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे HCl एक ऐसा लिखेंगे तो थोड़ा बेकार सा भी लगता है, तो इसको अपन लोग डायरेक्ट लिख देते हैं HCl।
जैसे आप केमिस्ट्री में जानते होंगे कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे एक माना जाता है उसे हम, तो ये हो गया HCl। दोस्तों और भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फार्मूला मेकिंग की जाती है। जैसे कि दोस्तों आगे एग्जाम्पल है फेरिक सल्फेट का, फेरिक सल्फेट का दोस्तों एग्जाम्पल है। जैसे दोस्तों फेरिक सल्फेट के बारे में समझा देते हैं। इसमें Fe पाया जाता है और SO की बैलेंसी होती है दोस्तों +3 और SO4 की बैलेंसी होती है। SO4 हमेशा क्या SO4 2- में पाया जाता है दोस्तों, -2 के रूप में पाया जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों क्रॉस, हम इसको क्रॉस लगाएंगे तो ये जाएगा इसके नीचे, ये जाएगा इसके नीचे, तो दोस्तों ये आ जाएगा Fe2 और जो ये SO4 तो है दोस्तों। तो अब ऐसा नहीं करना आपकी 3 का गुणा 4 में कर देंगे, नहीं दोस्तों, ये होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पे 3 लग जाएगा तो बन जाएगा Fe2SO4 फेरिक सल्फेट। चलिए दोस्तों और भी अच्छे से अच्छे फार्मूला बना लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, वैलेंसी अगर आपके पास एकदम स्ट्रॉन्ग है आपकी वैलेंसी, तो आप केमिकल फार्मूला बनाना कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। केमिकल फार्मूला बनाना बहुत इजी टॉपिक हो जाता है केमिकल फार्मूला, अगर आपको बैलेंसी बहुत अच्छे से आती है और एलिमेंट के नाम वगैरह भी आते हैं अगर आपको, तो फार्मूला बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए दोस्तों जैसे एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से भी ले लेता हूं। जैसे एक एग्जांपल है NaCl। तो आपको पता होगा Na हमेशा +1 की फॉर्म में पाया जाता है और Cl भी हमेशा +1 की फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों। तो इसको करेंगे हम जब क्रॉस करेंगे दोस्तों, तो जे इसके नीचे, मतलब ये भी हमेशा +1 की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा Na। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 को कुछ नहीं लिखते हैं आप, Na और ये हो जाएगा Cl, तो ये बन जाएगा दोस्तों NaCl। NaCl आपको पता है क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड हो जाता है, जो कि एक नमक का फॉर्मूला है, नमक का सूत्र है। चलिए दोस्तों और भी अपन लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं और भी फार्मूलाज के बारे में जान लेते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक और का अपन लोग बना लेते हैं जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। चलिए दोस्तों अपन लोग बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला। सिल्वर क्लोराइड क्या चीज़ होती है आपको पता है। सिल्वर का जो फॉर्मूला होता है Ag होता है और क्लोराइड का क्या होता है दोस्तों Cl। आप ये चीज़ तो जानते होंगे, Ag हमेशा +2 वैलेंसी बनाता है और Cl हमेशा -1। तो इसको जब हम क्रॉस करेंगे दोस्तों जी आ जाएगा AgCl2। अब तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि AgCl2 कैसे बना है। चलिए दोस्तों और भी कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ, यह दोस्तों फेरिक ऑक्साइड। दोस्तों चलिए फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बना लेते हैं दोस्तों। फेरिक ऑक्साइड क्या चीज़ होता है, फेरिक मतलब Fe और ऑक्साइड मतलब O। अब आपको ये चीज़ तो पता होगा कि फेरिक ऑक्साइड Fe में यहाँ पे Fe क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल, यहाँ पे बैलेंसी को दर्शाता है, तो यहाँ पे ये बैलेंसी दर्शाएगा Fe+3 और O हमेशा दोस्तों -2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो जब आप इसका क्रॉस करेंगे दोस्तों, जब आप इसका क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Fe2O3। ये हो जाता है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। आशा करते हैं आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं। चलिए एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं और इसको यहीं पर टॉपिक्स को समाप्त करते हैं। केमिकल फार्मूला, आपको मैंने केमिकल फार्मूला को अच्छे से समझा दिया है कि केमिकल फार्मूला क्या चीज़ होती है। आपको बैलेंसी पे बहुत अच्छे से कमांड करनी है दोस्तों अगर आपको फार्मूला बनाना सीखना है। और जब तक आप फार्मूला बनाना नहीं सीख पाएंगे तो आप रिएक्शन भी नहीं सीख पाएंगे कि कैसे हो जाती है कोई भी रिएक्शन, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको कुछ चीज़ करना है तो लाइफ में, तो आपको वो चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी, केमिकल फार्मूला सीखने ही पड़ेंगे। जैसे कि चलिए मैं एक रिएक्शन भी आपके सामने ले लेता हूँ HCl। दोस्तों चलिए एक रिएक्शन को अपन लोग कर लेते हैं जिससे आपको इसमें कमांड थोड़ी सी हो जाए। दोस्तों जब आप लोग HCl की + AgCl की यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है कि जो H है दोस्तों वो क्या है, प्लस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है और Cl माइनस के आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। और Ag है दोस्तों जो प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जो प्लस वाला हमेशा माइनस वाले को पकड़ेगा, तो यहाँ पे बजाएगा AgCl2। यहाँ पे दोस्तों जो H है दोस्तों वो हाइड्रोजन के फॉर्म में यहाँ पे निहित हो जाएगा, ये बन जाता है AgCl2 और +H2। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोस्तों यहाँ पे +1 बैलेंसी है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं लगा है और आपको पता है ये हमेशा +2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये अभी आपको समझाया, इसलिए ये क्या AgCl2 के फॉर्म में बन गया और ये H2 के फॉर्म में। चलिए आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगले टॉपिक्स की तरफ। दोस्तों अगला टॉपिक्स है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। दोस्तों अगला टॉपिक्स हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। अणु के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उसके आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूलर मास बहुत छोटा है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, जैसे H2O है। दोस्तों आपको पता है कि जो H है वो 1 + 1 के फॉर्म में प्रेजेंट है और जो O है दोस्तों वो 8 और 16 के फॉर्म में प्रेजेंट। जब अपन लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 2 × 1
प्लस यहाँ पे 1 है इंटू 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 16, कितना हो जाएगा इसका 18। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा दोस्तों 18। ऐसे ही आपको करते जाना है, यही हो जाता है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि H एटम है, इसकी जो एटोमिसिटी है दोस्तों वो कितनी है 2 है। एटोमिसिटी क्या होती है, एटम्स कितने लिए गए हैं उसमें, वो कहलाता है उसकी एटोमिसिटी। और जे है दोस्तों ऑक्सीजन, आपको पता है H2O है, तो मैंने इसकी एटोमिसिटी ले ली और इसका जो भी एटॉमिक मास है दोस्तों उससे उसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे मैंने इसका भी एटोमिसिटी ले ली, इसकी एटोमिसिटी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है दोस्तों उसको हम 1 ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1 ले लिया इंटू उसके ऊपर एटॉमिक मास था 16, तो जब 2 से इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। जे कहलाता है इसका मॉलिकुलर मास। अब दोस्तों मॉलिकुलर मास के लिए आपको 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी होंगी, उसका एटॉमिक मास। अगर आप उसके एटॉमिक मास के बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस क्लास से आपको 2 चीज़ें हम लोग को बता देता हूँ कि आप जाना नहीं तो कुछ पीरियोडिक टेबल्स में कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी और कुछ एलिमेंट्स के जो कि मेन एलिमेंट्स होते हैं उसकी क्या दोस्तों एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास दोनों क्या कर लीजिए दोस्तों, लर्न कर लीजिए, दोनों क्या कर लीजिए दोस्तों याद कर लीजिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इस टॉपिक से रिलेटेड और आगे वाला जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ भी कमांड हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको हम ये नहीं बोला है दोस्तों कि आप सभी की याद कर लीजिए बस, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है, तो उसकी वैलेंसी और उसका एटॉमिक मास आप याद कर लीजिए। जैसे कि एक क्लोरीन हो गया तो इसका एटॉमिक मास होता है 35.5 दोस्तों, ऐसे याद कर लीजिए। मतलब इंपॉर्टेंट जो भी हैं जो कि बार बार प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगले लेक्चर में मैं एक पूरा टॉपिक्स यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा और पूरा यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।